नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, आज जिस व्यक्तित्व से आपकी मैं भेंट कराने जा रहा हूं, वे न्यायिक सेवा से जुड़े रहे, अलग अलग शहरों में जिला जज के रूप में नियुक्त हुए और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने साहित्य की ओर रुख किया और इस प्रकार किया कि एक के बाद एक उनकी 3 किताबें प्रकाशित हुई। 2 किताबें उनकी आत्मकथा है और तीसरी किताब एक उपन्यास है। आइए बातचीत करते हैं जज साहब श्री ब्रजेश चंद्र सक्सेना जी से उनके साहित्यिक जीवन के बारे में। जज साहब, आपका शब्द संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जज साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि न्यायिक सेवा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी कठिन है। फाइलों में उलझे रहना, मुकदमों के फैसले करना और इस बात का ध्यान रखना कि किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए। तो इन सब के साथ जो माथापच्ची आपकी रही है, उसके बाद आप से साहित्य में आपका आगमन किस प्रकार हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि ये आप सही कह रहे हैं कि जब तक हम सेवा में रहे जी, तब तक फाइलें और कानूनी किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। जी जी जी। तो ना तो मैंने कोई उपन्यास पढ़ा, ना कोई कविता संग्रह पढ़ा, ना कोई साहित्य के बारे में मुझे जानकारी थी जी। हुआ ये कि करीब 3 साल पहले मैं नोएडा गया अपने बड़े बेटे के पास। कुछ दिन वहाँ रुका। उसके बाद जो है एक दिन इस्कॉन मंदिर जाने का प्रोग्राम बना जी। तो इस्कॉन मंदिर हम लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद एक स्वामी जी थे, उनसे परिचय हुआ तो बातचीत होने लगी जी। तो उन्होंने कहा, हमारा बेटा था, बहुत ही बच्चे थे और मैं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी पत्नी नहीं आई? तो हमने बताया नहीं, वो तो इस समय नहीं है, वो तो भगवान को प्यारी हो गई। कहें तो आपका समय कैसे कटता है अकेले? आप तो अकेले रहते हैं। जी। हमने बस कट जाता है किसी तरह से, थोड़ा बहुत ध्यान पूजा, थोड़ा बहुत टीवी भी ऐसी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आप किताब लिखिए जी जी। और अपने जीवन के बारे में जी। आप जो है कुछ लिखिए। जी। तो मैं सोचता रहा कि मुझे लिखना पढ़ना आते ही नहीं, लिखना तो आते ही नहीं है और साहित्य के क्षेत्र में मैं कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने पहली पुस्तक यह जो जीवन है लिखा, जिसमें अपने परिवार के कई हमने घटनाएं उसमें दर्शित की, अपने बारे में काफी कुछ लिखा। मतलब वो एक आत्मकथा की तरह है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद कुछ प्रेरणा मिली तो दूसरी किताब लोगों ने कहा कि अब आप अपने कानूनी जीवन के बारे में कुछ लिखिए। तो हमने एक दूसरी पुस्तक लिखी जिसका नाम है जीवन यात्रा। उसमें हमारे व्यक्तिगत घटनाओं जुड़ी हुई घटनाओं के साथ साथ जो न्यायिक सेवा में जो अच्छे मुकदमे आए या जिनको हमें अच्छे लगे, उनको हमने उनका संक्षिप्त परिचय उस किताब में दिया है। तो वो भी काफी लोकप्रिय किताब हुई। उसके बाद हमारे एक मित्र हैं खागा फतेहपुर में, श्री राम लखन वाजपेयी, उन्होंने, उनसे फोन से बात हुआ करती थी, उन्होंने दोनों पुस्तकें हमारी पढ़ी थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि अब आप एक उपन्यास लिखिए। अच्छा। तो हमने, यार उपन्यास तो हमने कभी कोई पढ़ा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे। उनका नहीं, आपके लेखनी में भावों को प्रस्तुत करने की कला है। जी बिल्कुल। और आप कहानी या उपन्यास में सफल रहेंगे। मैं सोचता रहा काफी दिन तक, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखे। फिर ऐसे ही एकाएक मुझे ध्यान आया कि माया पे लिखा जाए। तो बस फिर ये मेरी तीसरी पुस्तक माया प्रकाशित हो गई, जो एक उपन्यास के रूप में है। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही वो पुस्तक है, माया, यही ये पुस्तक है होकर के आई है, जो अभी आई है। जी। अच्छा जज साहब, एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले इस पुस्तक से संबंधित बात कर लेते हैं। इसके आपने शीर्षक माया ही क्यों रखा? हाँ, माया इसलिए लिखा कि एक तो जो हम कथाएं सुनते रहते थे उसमें माया का बड़ा वर्णन रहता है। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भागवत कथा हो, तो उसमें माया को काफी प्रसारित किया गया है। तो हमने सोचा कि हम भी अपनी पुस्तक का नाम माया रखेंगे और माया को परिभाषित करेंगे। तो हमने तमाम धार्मिक दृष्टांतों के माध्यम से माया को परिभाषित किया। जी बिल्कुल। तो जैसे माया मतलब मैं और मेरा, जहाँ ये आ गया मैं और मेरा, वहाँ माया आ जाती है। बिल्कुल। तो इस पे कहानी भी है। राजा साहब के यहाँ एक सन्यासी पहुंचे। तो वो
वहाँ रहे कुछ दिन। सुबह के टाइम पे वो अपना रामायण के बारे में बताते थे राजा साहब को जी। तो बताते थे और ये कहते थे कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप कोई चिंता न करिए और भगवान जो चाहेगा वही होगा जी। बहरहाल ऐसे ही चर्चा चलती रही। फिर एक दिन राजा साहब ने कहा कि चलिए हम लोग कहीं घूम आए। तो कहें चलिए, तो दोनों लोग पैदल निकल पड़े। जी। कुछ दूर पहुंचे ही थे कि एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, उसने राजा को बताया कि महल में आग लग गई है। तो राजा ने कोई बात नहीं है, भगवान जो चाहेंगे करेंगे, देखेंगे, अपना प्रभु की इच्छा। जी। लेकिन जो सन्यासी था वो भागा। तो उन्होंने कहा कहाँ गया सन्यासी? तो फिर 10 मिनट बाद वो आया। तो उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ चले गए? कहे मैं महल गया था। कहे क्यों? कि मेरा एक कुर्ता रह गया था, कहीं जल न जाता। जी जी जी। तो ये माया है। बिल्कुल। वरना उसको 12 कुर्ते राजा साहब दे सकते थे अगर जल जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि उसकी आसक्ति उस कुर्ते से थी, जी जी जी, तो यही माया है। जी बिल्कुल। उसके बाद दूसरे शब्दों में कहा गया कि माया जो है, आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ जाता है। जी। जैसे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पुत्र के प्रेम में जी। जो कृपाचार्य थे, भीष्म पितामह थे और घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ गया और वो कुछ नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। घर की बहू की इज्जत जा रही है लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हुआ। ये भी एक माया का उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही हमने कई दृष्टांतों को लिया है अपनी किताबों में, किताब में, और तरह तरह से बताया। फिर उसके बाद हमको अपनी कहानी के नायक को भी माया से प्रभावित करना था। जी जी जी। तो हमने अपनी नायिका का नाम माया रख दिया। जी। और एक ग्रामीण नवयुवक, ग्रेजुएट नवयुवक शहर आता है तैयारी करने कंपटीशन की और पढ़ने, और दोनों की मुलाकात कहीं होती है, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और फिर ये एक प्रेम कहानी चलती है। प्रेम कहानी जब इस स्थिति पे पहुंची कि अब विवाह होना चाहिए, तो सामाजिक बंधन और जातिवाद ये इसका पहाड़ टूट पड़ता है। जी 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 बिल्कुल। और ऐसा लगने लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। दोनों ही परेशान रहते हैं, लेकिन नायक हमारा बड़ा चरित्रवान है। उसको अपने माता पिता के सम्मान और इज्जत का सर्वोपरि ध्यान रहता है। तो उसने कहा हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमारी माता पिता की इच्छा के विपरीत हो। और वो नायिका को भी समझाता था कि तुम भी ऐसा मत करो, अब जो नहीं हो पा रहा है क्या किया जाए। लेकिन नायिका बहुत उत्सुक थी और वो रह नहीं पा रही थी। वो बार बार ये कहती थी मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास और जो है कोर्ट मैरिज कर लो। लेकिन ये इतना चरित्रवान था कि इसने कहा नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, और तुम बिल्कुल नहीं आओगी, तुम भी अपने माता पिता की इज्जत का ध्यान रखो और हम देखते हैं कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। तो इस तरह से कहानी चलती है। फिर एक घटना आती है और उस घटना के बाद कहानी टर्न कर जाती है। फिर वो एक सामाजिक कहानी का रूप ले लेती है और फिर आगे बढ़ती है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, पुस्तक काफी मजेदार है, रोचक है और आपको जरूर मजा आएगा। हाँ, मैंने तो पढ़ी है। एक खास बात जो आपकी लेखनी में मुझे लगी है, वो आपकी पहला जो दोनों पार्ट आत्मकथा के थे वो भी और इसमें भी, कि आपकी भाषा बड़ी सरल है और कहीं भी कुछ ना टूटता है, ना वाक्य टूटता है, ना शब्दों में कुछ ऐसा भी नहीं लगता कि कोई अनावश्यक शब्द लिखा है, या ऐसा भी नहीं लगता कि आपने बड़ा सोच समझ के शब्द लिखता है। एक सहज स्वाभाविक भाषा है। तो ये कैसे आपने मेंटेन की, जबकि आपने खुद कहा कि आपने ना साहित्य पढ़ा ना उपन्यास पढ़े, ये कैसे अब ये हमारी ईश्वर की कृपा थी हमारे ऊपर। और आपको बताएं कि जब मैं डिक्टेट कर रहा था तो ना तो मैं कहीं नोट करता था, ना कोई पॉइंट्स बनाता था, ना कोई सोचता था। बस वो आते थे टाइपिस्ट और हम एक कुर्सी पे बैठते थे और उसके बाद हम पूछते थे कहाँ थे हम, उसने कहा यहाँ थे, और उसके बाद हम लिखाना शुरू कर देते थे। विचार आते, जैसे जैसे विचार आते जा रहे थे हम लिखाते जा रहे थे। जी 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 बिल्कुल। तो बस ये ईश्वरीय कृपा है जिसकी वजह से ये 3 पुस्तकें हमारी प्रकाशित हुई। और मुझे लगता है कि जब आप अपने जॉब में होंगे, जिस समय आप
न्यायाधीश की चेयर पे बैठते होंगे तो वहां भी निर्णय ऐसे ही करते होंगे, कहीं कोई रोक टोक नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम बिल्कुल बहुत सीधा बेबाक लिखते थे। जी जी जी। अच्छा, एक एक प्रश्न मेरा जो है आपकी जॉब से रिलेटेड है। आपकी जॉब से रिलेटेड क्या मतलब न्यायिक प्रक्रिया को लेकर है? बड़े प्रश्न उठ रहे हैं आजकल, और बड़ी अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक पुस्तक में सीबीएसई के, चूंकि विद्यालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ एक 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पुस्तक में कुछ आपत्तिजनक न्यायाधीशों के बारे में लिख दिया गया था। तो ये किस तरह की मतलब ये समय चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? लोगों का विश्वास टूट रहा है जी, इसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये है कि जो हमारे न्यायाधीश हैं या जो लायर्स हैं जी, दोनों के चरित्र में कुछ गिरावट आ रही है। उसका कारण क्या है? जी जी जी। उसका कारण ये है कि हर आदमी एकाएक धनवान होना चाह रहा है, और आज का जो एलएलबी करके लड़का निकलता है और टीसीएस होता है तो उसको विवाह में तुरंत एक कार मिल जाती है, बढ़िया डीलक्स एसी गाड़ी, जी जी जी, और बंगला तो सरकार से दे देती है। उसके बाद वो इतना आराम में उसका जीवन व्यतीत होने लगता है कि फिर वो उतना मन उसको न्यायिक सेवा में लगता नहीं है। जी जी जी। और यहाँ तो ये बड़ी कठिन नौकरी है। इसमें मतलब कानूनी किताबों को पढ़ना पड़ता है, फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, फिर ऐसे शब्दों में लाना पड़ता है कि एक साधारण आदमी भी समझ ले। जी 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 जी, बिल्कुल। तो उतनी मेहनत नहीं कर रहा है कोई। मतलब अगर आपकी पुस्तक से रिलेट करें तो वो माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वो मेहनत नहीं करते अपने जॉब के साथ। आपकी जो दूसरी पुस्तक थी, पहली तो आपकी ये जो जीवन है थी, वो आपके जीवन से आपने किस तरह पढ़ाई की, कैसे आप न्यायिक सेवा में आए, विवाह, बच्चे और फिर सब चीजें थी। दूसरी पुस्तक में आपने आपके द्वारा जो केसेस हैंडल हुए, आपके जो स्थानांतरण हुए, उनके बारे में आपने लिखा है। क्या कभी कोई, मतलब मैं वैसे सामान्य रूप से पूछ रहा हूं क्योंकि जब हमारे दर्शक पुस्तकें पढ़ेंगे तो जानेंगे, क्या कभी कोई ऐसा केस आपके सामने आया जहां कोई धर्म संकट आपको लगा हो, या आपको लगा हो कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई निर्दोष को सजा हो जाए? क्या कभी ऐसा हुआ? ऐसा होता था जी। ऐसा होता है कि न्यायाधीश का जीवन बड़ा कठिन है, और वो भले परिवार भी देख रहा है, बच्चे भी देख रहा है, लेकिन दिमाग उसका जो है उस केस में चलता रहता है। जी जी जी। जो उसने सुनवाई की है जी, उसमें हर पॉइंट पे उसका दिमाग घूमता रहता है। भले वो ड्राइंग रूम में बैठा हो, भले वो चाय पी रहा हो, भले वो परिवार के साथ खाना खा रहा हो, लेकिन एक तरफ वो चलता रहता है क्योंकि सुबह लिखाना भी है। सही, तो उसमें एक निर्णय पे हमें पहुंचना भी है कि मतलब हमें क्या हो सकता है, और ये भी देखना है कि निर्दोष को सजा ना हो जाए, या कोई गलत फैसला ना हो जाए। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है काफी मेंटली मतलब काफी परेशान रहना पड़ता है, लेकिन किसी तरह से अपने को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, बच्चों की आवश्यकता भी देखनी है, और साथ में साथ ये न्यायिक प्रक्रिया का दायित्व भी निभाना है। क्योंकि आपके द्वारा जो वाक्य लिख गया वो तो फिर अमर हो गया है, अमर है, काटे है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि न्यायिक सेवा बहुत चुनौतीपूर्ण सेवा है, और ये सही मायनों में कांटों का ताज है, जिसको कहना चाहिए कि बहुत कठिन काम है। और इन सब के बावजूद दर्शकों, हमारे जज साहब ने इस सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य की ओर रुख किया, और इस प्रकार से, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि लगातार उनकी 3 किताबें हमारे सामने प्रकाशित होकर के आई हैं। उसके लिए मैं जज साहब को बहुत बधाई देता हूं, और उनकी तीसरी पुस्तक माया के लिए, जो बिल्कुल अभी भी प्रकाशित हुई है, और आप उसे पढ़िएगा क्योंकि ये पुस्तक एक उपन्यास है, और उस उपन्यास में एक प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है, जातिवाद को तोड़ने की बात की है, उन्होंने दहेज रहित विवाह की बात की है, उन्होंने प्रेम संबंधों को कितना स्वच्छ तरीके से और कितने अच्छी तरीके से हम निभा सकते हैं इसकी बात की है। नायक के चरित्र को और नायिका के चरित्र को एक बहुत आदर्श के रूप में स्थापित किया है। एक बहुत श्रेष्ठ पुस्तक। आजकल के समय, आजकल की परिस्थितियां और जिस तरह का परिवेश बना हुआ है उसको देखते हुए जज साहब का ये उपन्यास माया, उसको आप सब लोग पढ़ें, उसको देखें और उसके बारे में अपनी टिप्पणियां दें। जज साहब, आपने हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय पर अपने विचार, अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य भेजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।